नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बैटल ऑफ बंगाल में आपका स्वागत है। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है और मतदान के साथ साथ जारी है बंगाल की ट्रेडमार्क हिंसा की राजनीति। बीजेपी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। सुबह नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। दरअसल नंदीग्राम बंगाल चुनाव की वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द इस चुनाव की जीत हार का ताना बाना बुना जाना है। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के भिड़ने की भी खबर है, तो ममता ने वहीं बूथ कैप्चरिंग और समर्थकों को वोट देने से रोकने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया है। क्या नंदीग्राम से चुनाव लड़कर दीदी यानी ममता बनर्जी बीजेपी के फेंके जाल में फंस गई है? बंगाल चुनाव का भविष्य कैसे तय करेगा नंदीग्राम, इस पर चर्चा होगी। चर्चा में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी होंगे। बंगाल से बीजेपी और तृणमूल के खास मेहमान भी होंगे। बंगाल की नब्ज समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे पैनल में होंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बंगाल के लिए कितना हंगामा खेज रहा आज का दिन हमारी इस रिपोर्ट में। 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So I am showing you be perfect. কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। जय श्री राम का डर। टीएमसी बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बनी नंदीग्राम। क्या नंदीग्राम से पूरा होगा बंगाल विजय का सपना? नंदीग्राम जिसका, बंगाल उसका। बंगाल में चुनावी घमासान के बीच ये जुमला हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि नंदीग्राम के जमीन आंदोलन ने सूबे की सियासत को ही बदल कर रख दिया है। 2021 के चुनावी मुकाबले में नंदीग्राम सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट छोड़कर पूर्वी मिदनापुर जिले की इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। कैंडिडेट निकल रहा है, समझ लीजिए। जय श्री राम का डर, जय श्री राम का डर। थैंक यू। लास्ट कैंपेन में इतना जय श्री राम हुआ, टेंगुआ में हुआ, रियापाड़ा में हुआ, बलरामपुर में हुआ, इतना जय श्री राम सुना ना, इसलिए थोड़ा आज डिस्टर्ब नहीं होना। बयानों से साफ है कि नंदीग्राम में परचम लहराना कितना अहम है। नंदीग्राम की लड़ाई को बंगाल की सियासत के लिए कई वजहों से निर्णायक माना जा रहा है। नंदीग्राम में ममता की हार का मतलब होगा पूरे बंगाल में पार्टी की हार। अगर ममता को नंदीग्राम के चुनावी संग्राम में हार मिलती है तो पहले से बिखरी पार्टी की टूट का खतरा बढ़ जाएगा। सबसे बड़े मुकाबले में ममता की हार से सूबे में टीएमसी कैडर बिखर सकता है, तो वहीं ममता की हार के साथ ही उनका और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के करियर पर असर डल सकता है। सियासी जानकारों के मुताबिक इन्हीं वजहों से ममता चुनाव प्रचार में बेहद आक्रामक नजर आई है। আমি শুধু ইলেকশন বলে চেপে যাচ্ছি, তা নাহলে দেখে নিতাম এক একটার কত বড় চেহারা। ইলেকশনটা হয়ে যাক এবং বাংলা ইলেকশনটা হয়ে যাক, তারপরে আমি দেখব কত ধানে কত চাল, কোন গদ্দার তোমাকে কতটা শেল্টার দিতে পারে। কোথায় যাবে দিল্লি, না কোথায় যাবে বিহার, কোথায় যাবে উত্তরপ্রদেশ, না কোথায় যাবে রাজস্থান। যেখানেই যাও রবীন্দ্র মান্নাকে খুন করে যদি মনে করো ছাড়া পাবে, কান ধরে টেনে নিয়ে আসবো যেখানেই যাও। वहीं नंदीग्राम में ममता की जीत से न सिर्फ उनके तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता का कद बढ़ेगा। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, नंदीग्राम। तो नंदीग्राम, इतनी बड़ी नाक की लड़ाई बंगाल के चुनाव में इससे पहले आज़ादी के बाद इतिहास में आज तक नहीं देखी गई। इसीलिए नंदीग्राम में हमने रिपोर्टर्स की एक फौज तैनात की थी और इसी फौज के 2 सिपाही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर नंदीग्राम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ विकास चंद्रा हमारे दूसरे सहयोगी जुड़ गए हैं जिनके काफिले पर हमला हुआ था। इसके अलावा मैं अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शिखा मुखर्जी सीनियर पत्रकार हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गई हैं। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीखा और सटीक विश्लेषण होता है दोनों का, इसीलिए अगले 1.5 घंटे में हम विश्लेषण करेंगे ममता बनर्जी और बीजेपी की आगे की राजनीति का। बादल देवनाथ लीडर टीएमसी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। माधवी अग्रवाल बीजेपी की नेता मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले विकास आपके पास आना चाहूंगा। पथराव हुआ आज आप पर, आप बाल बाल बच गए। इसके बाद क्या पुलिस ने वहां पर, वेस्ट बंगाल की पुलिस ने कोई कार्रवाई की? क्या हुआ वहां पर इसके बाद, ये बताइए सबसे पहले।
जी, शुभेंदु अधिकारी के काफिले के साथ चल रहे थे और जो बूथ नंबर 174 है, जब उस निकले वो अहमदाबाद का इलाका है वहाँ से, और जैसे ही काफिला चला तो वो उन्होंने जानबूझ करके टारगेट ही किया था। वो सोच समझकर पहले से बैठे थे। वो जय बांग्ला का नारा लगाते हुए लाठी डंडों और आयरन रॉड के साथ वो लोग आए, ईंट पत्थर बरसाने लगे और लगभग 4 गाड़ियों को उन लोगों ने तोड़ दिया। ये एक अच्छा रहा कि बाल बाल बच गए और हम लोग बचे और आगे निकले। उसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी शुभेंदु अधिकारी तक पहुंची। फिर हम लोगों ने भी पुलिस को फ़ोन किया और फिर शुभेंदु अधिकारी एक टूटी हुई गाड़ी के पास तक आया। हम लोगों से आकर उन्होंने बात किया और उन्होंने भी पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने इतना आश्वासन दिया कि हाँ देखते हैं कौन से वो लोग हैं और क्यों उन लोगों ने ऐसा किया है। यानी एक पुलिस से जब मेरी ही खुद की बात हो रही थी तो उन्होंने एक लग रहा था कि वो टालने वाली बात कि हाँ कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं, जानकारी जो आपने दी है उसको हम पता कर लेते हैं। अपने स्थानीय जो लोग वहाँ तैनात है ड्यूटी पे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। तो बहुत सुनकर हैरानी हुई कि पुलिस करिए कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अच्छा हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो लेकिन ये है कि जिस तरीके की वहाँ तैयारी थी वो लोग थोड़े देर से पहुँचे दीपक जी। अगर वो पहले पहुँच गए होते तो शायद कुछ नज़ारा वहाँ का अलग होता। बहुत सारी गाड़ियाँ टूटती, बहुत सारे पत्रकार मार खाते। शुभेंदु अधिकारी ने तो ये आरोप लगाया कि ये हमला उनके ऊपर ही होने वाला था, क्योंकि मीडिया की वजह से वो काफिला बहुत लंबा हो गया था। कई दर्जन गाड़ी तो मीडिया की उनके काफिले के साथ चल रही थी। इस वजह से वो आगे निकल गए और वो जो हमला हुआ वो मीडिया की गाड़ी पर हुआ, जबकि वो लोग मीडिया को लगातार गाली दे रहे थे और भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे। कैसे बिके हुए लोग हैं जो दिल्ली से आए हैं। एक यहाँ विचित्र सी स्थिति इस बार देखी गई, वो मैंने एहसास 2010-11 में भी किया था बंगाल में, जब सीपीएम के लोग मंच से दिल्ली की मीडिया को मारने की बात करते थे। और यहाँ भी एक तरीके से जो सीपीएम के माफ करिए जो टीएमसी के समर्थक हैं उनका भी माइंड वॉश कर दिया गया है कि जो बाहर से मीडिया के लोग आए हैं ये सब बिके हुए लोग हैं। इसलिए आप देखिए गोद में बच्चा लेकर बूढ़ा व्यक्ति भी, लड़का नौजवान भी, सब मीडिया को गाली देने पर लगा हुआ है और मीडिया के ऊपर पत्थर फेंकने में लगा है। तो मुझे ये फील हुआ कि शायद इनके दिमाग को बिल्कुल धो दिया गया है, माइंड वॉश किया गया है कि सारे गंदे लोग हैं, ये ममता बनर्जी को हराने के लिए आए हैं, इनको मारना ही सबसे अच्छा है और बढ़िया काम है। इसलिए देखिए कई जगह पर मीडिया पर हमला हुआ, कई जगह हम लोग बचे। मुझे भी चोट आई, थोड़ी सी सिर में स्वेलिंग आई, लेकिन ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। सीधे धीरेन्द्र के पास चलते। धीरेन्द्र, ममता बनर्जी आज दोपहर के आसपास निकली अपने घर से, नंदीग्राम में डटी हुई थी। क्या लगा उनको देखकर? कॉन्फिडेंट थी? जीत की चमक चेहरे पर दिखाई दे रही थी या मन में उनका संशय था? देखिए आज जिस तरह से वो वहाँ अंदर बैठी थी और फ़ोन लगा रही थी, मैं उस बात को जिक्र करूँ दीपक जी बॉयल, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी राजनीतिक भविष्यवाणी की तरह मैं कर दूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया, इतने दिन से मैं लगातार उनकी हर रैली कवर कर रहा हूँ, जब से वो यहाँ पहले दिन से आई थी इस पूरे चुनाव में जब उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज वो जैसे फ़ोन कर रही हूँ, अचानक मुझे याद आया कि वो दीदी किन को फ़ोन कर रही हैं, वहाँ वोटर तो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं शायद। इस तरह से मुझे लगा कि वहाँ उस समय जब हम देख रहे थे उनको, वो फ़ोन कर रही थी और उस समय बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, यानी उस बूथ के बाहर पूरी भीड़ थी। उसके बाद जहां ये झगड़ा हुआ, जहां ये पूरा आपने देखा कि किस तरह से पूरा पुलिस फोर्स आई, फिर नागेंद्र त्रिपाठी जिसको स्पेशल यहां तैनात किया उस आईपीएस को, कि ये नंदीग्राम पे 2 आईपीएस तैनात किए गए थे ताकि उसको रोके, वो आए। उनको दीदी ने कहा कि किस तरह से जांच हो रही है, ये हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा, गवर्नर को उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो सब हम लोगों ने शूट भी की। उसके बाद अगर मैं देख रहा था कि जो वोटर वहां से अंदर से वोट दे के निकले, जब राज्य की मुख्यमंत्री वहां बैठी थी उस समय लगभग 15 से 20 वोटर्स उस समय अंदर आए, क्योंकि पूरा सुरक्षा का लावाजामा था। और जब हमने उनसे बात की, उसमें से 3-4 ने कैमरे पे जैसे ही माइक लगाया उन्होंने कहा जय श्री राम। हम सवाल नहीं पूछ रहे थे, उससे पहले उन्होंने जय श्री राम कहा। मैंने उनसे एक सवाल भी किया, काउंटर क्वेश्चन, कि मुख्यमंत्री अंदर बैठी हैं आप, उस समय उन्होंने कहा कि उन्हीं को हटाना। यानी आज मुझे लग रहा था, क्योंकि वो निकली 1:15 बजे के करीब, उससे पहले एक बार 11:15 बजे के करीब, 12 बजे के बाद हमको लगा कि शायद वो बाहर निकलेंगी, लेकिन उस समय वो बाहर नहीं निकली और वो 1:15 बजे के बाद निकली। और उस समय उनको जब हम लोगों ने पूछा उस गांव में जाकर, जो बॉयल बूथ नंबर 7 उसका था, तो गांव वालों ने कहा, जो वहाँ हम लोगों को जो मिले, एकदम उन्होंने चिल्ला के कहा कि हम लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, ये नहीं हो रहा। और वो पूरा वो सड़क छोटी सी जैसा अमूमन बंगाल में होती है, अंदर गाड़ी नहीं जा पाई, उनको व्हील चेयर से वहाँ तक जाना पड़ा तमाम उसका। और जब हम लोगों ने वहाँ सामने हंगामा करते हुए दूसरे पक्ष से पूछा, वो भी पूरी ताकत के साथ, आप विजुअल देख रहे होंगे, वो महिलाएं और कुछ नहीं बोल रही हैं, वो चिल्ला रही है, वो भीड़ जय श्री राम की भीड़
नारे लगा रही है और सामने दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है। आज वो लग रहा था कि जैसे वहाँ उस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तमाम जगह का तो जो रहा, लेकिन उस समय उस बूथ पर साफ तौर पर दिख रहा था कि ये ध्रुवीकरण वहाँ पूरी तरह हुआ। पूरी तरह सामने से मुस्लिम्स भीड़ थी और इधर से हिंदुओं की जो भीड़ थी जो जय श्री राम, हाँ, तो जिस तरह से वो नारे लगा रही थी, मुझे लग रहा था कि ये किसी भी पल हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ उन्होंने कही जिसको हम लोगों को देखना भी होगा, मैं भी उसको वॉच करना चाहता हूँ कि 977 बूथ पर, उस पर बूथ नंबर 7 पर 977 वोट हैं जो उनके मुताबिक जो वहाँ लोग थे कि वो सारे हिंदू वोटर्स हैं। ठीक है, उसमें मुस्लिम वोट नहीं है, तो फिर ये भीड़ कहाँ से आई है? ये बूथ नंबर 4 की भीड़ है। जी ठीक है, सीधे सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल देव जी, अगर नंदीग्राम में बार बार ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगते हैं और वो नारा जिससे वो चिढ़ती हैं, ये क्या संकेत देता है? उनके गढ़ में क्या हो रहा है? इसका संकेत तो साफ है दीपक। धीरेन्द्र की बात पे यकीन ना करना तो बहुत कठिन है। तो और दूसरे आपके संवाददाता ने भी जो बताया उससे तो लगता है कि ध्रुवीकरण बहुत साफ और तीखा है और उसमें किसी अब शक शुबहे की गुंजाइश नहीं है। कुछ काले और सफ़ेद जैसा मामला लग रहा है अगर केवल इसी अनुभव पर हम यकीन करें तो। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें थोड़ी सावधानी अभी बरतनी चाहिए कि पूरे चुनाव क्षेत्र में क्या सब जगह ये स्थिति थी, क्या सब जगह चुनाव मतदान करने के बाद निकलने वाले लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं कि नहीं। जरा इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो केवल अभी इसी पर पूरा अंदाज लगा लेना ठीक नहीं होगा। सीधे चलता हूं एनके सिंह साहब के पास। एनके सिंह साहब, ये बताइए, नंदीग्राम क्या संकेत देगा दूसरा दौर का ये चुनाव? और नंदीग्राम से आज जो खबरें निकलकर सामने आएंगी और आज शाम के बाद जो मतदान वहां पर होता है उसके बाद क्या संकेत जाएगा? क्या दूसरे दौर में चुनाव होना नंदीग्राम का और उसमें ममता बनर्जी के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट होना अच्छी खबर लेके आएगा और निगेटिव खबर होना लेकर अगर सामने निकल कर आती है जो धीरेन्द्र और हमको विकास बता रहे हैं, उसके बाद उनके कैडर में किस तरह की खलबली मचेगी? दीपक, हम दोनों जानते हैं कि ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल इमर्जेंस हुआ वो हम लोग के सामने हुआ है। और अंग्रेजी का एक मुहावरा है, नेवर से डाई स्पिरिट। मतलब ममता बनर्जी एक फाइटर रही हैं। मैंने जहां तक देखा है पिछले 3 दशकों से मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं उनको, वो कभी भी हार नहीं मानती है। पिछले 4 दिनों से मैं एक अजीब पहेली में फंस गया हूं। मैं इस ममता बनर्जी को नहीं जानता। एक ममता बनर्जी जो पूरे राज्य की सबसे बड़ी नेता है, वो अभी तक सारा जो फाइट अकेले दे रही थी वो महिला, और जबरदस्त फाइट दे रही थी। मोदी, अमित शाह, उनका पूरा कैडर स्ट्रक्चर, इस सब के बावजूद अकेली ममता जूझ रही थी और जबरदस्त जूझ रही थी। अचानक 4 दिनों में ये जो ममता यहां आके बैठी है और आज अपने घर से नहीं निकली 1 बजे तक, क्योंकि ममता को यहां लूज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उनके एमएलए आ जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर तो दोबारा भी बन जाएगी वो। इसलिए मुझे लगता है कि ममता को कोई बहुत बड़ा डर एक हो गया है कि नहीं, वो नंदीग्राम लूज करने जा रही हैं। वरना कोई भी पॉलिटिकल लीडर, ममता छोड़ दीजिए, ममता तो फाइटर रही है, अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर एन चुनाव के वक्त पे अकेला अपनी पार्टी को चलाने वाला और मुख्यमंत्री वो अगर अचानक अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठ जाएगा, बाहर मैसेज क्या जा रहा है कि दीदी नहीं है, दीदी कमजोर पड़ गई, दीदी डर गई, वो हो गई, डिसअपॉइंट हो गई है। और ये जो मैसेज जा रहा है कैडर में, जी कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है। ठीक है, सीधे सवाल बादल देवनाथ से लेता हूं। आपके विश्लेषण को बादल देवनाथ जी के पास ले चलता हूं। बादल देवनाथ जी, क्या 4 दिन रहना दीदी का वहां पर ये साबित करता है ममता दीदी डर गई? उनको लगने लगा कि नंदीग्राम में उनके साथ कोई झोल हो सकता है? सारे वरिष्ठ पत्रकार है, मैं क्या कहूं, कहते तो दिया। और शायद जो कहा ममता बनर्जी 1 बजे तक क्यों निकला, तो देखिए दीदी दीदी है और पूरा वर्ल्ड में ममता दीदी को ममता दीदी कहते हैं। उसका 40 साल का जो पॉलिटिकल जो सोच है, वो रणनीति है, वो कहाँ क्या करेगा वो खुद जानता है और दूसरा कोई नहीं जानता है। और तीसरा, जो लोग हम जैसे लोग हैं जो कहते हैं दीदी पार्टी में एक ही लीडर है ममता बनर्जी, बाकी सब सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है। और देखिए जो बात आज कहना चाहिए था, एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, मैं बार बार
पूरा साल कह रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री को, एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरा राष्ट्र शक्ति लगा दिया। और दीपक जी, जो बात सबसे दुख लगी, कल उत्तम दुलई को केशपुर में टीएमसी पार्टी में से खींचकर बाहर निकलकर छोरी मार के मारते मारते उसका हत्या कर दी गई उत्तम दुलई को। आज भी बोमाबाजी हुआ नंदीग्राम में और 100 के आसपास। अरे नंदीग्राम में तो मीडिया की गाड़ियां तोड़ी गई सर, ये बोल के कि ममता दीदी को हराने आए हैं। उस पर क्या बोलेंगे बादल देवनाथ जी? और बता रहे कि किस पॉकेट के लोगों ने मारा वहां पर। बिल्कुल आंसर दूंगा, बिल्कुल आंसर दूंगा। 50 सेकंड तो टाइम दीजिए दीपक जी, 50 सेकंड टाइम दीजिए। और नंदीग्राम के बोमाबाजी हुआ, 100 के आसपास बूथों में पोलिंग एजेंट 10 बजे तक घुसने नहीं दिया, 10 बजे तक। और 20,000, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ, बाहर से लोग आया, दीदी को मैंने रिपोर्ट किया, जो लोग हिंदी भाषी है, हिंदी में बात कर रहा है अच्छे से, बोल रहा है प्रोग्राम हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सब निकल जाएंगे। ऐसे हिंदी शब्द निकाल रहे, जो मैं भी हिंदी इतना अच्छा हिंदी नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं बंगाली हूँ। और दूसरा बात है, गद्दार, जो गद्दार है, गद्दार बोल रहा है ना, गद्दार की बोल रहा है, गद्दार हारेगा। और मैं वही कह रहा हूँ दीपक जी, एक बात सुन लीजिए, ममता बनर्जी, 1 मिनट के लिए मैं दीपक जी 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ ममता बनर्जी हार गया नंदीग्राम में, क्या तो होगा आपकी जानते पार्टी हैं गया दीपक जी? फिर? अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार रही है तो मैं शर्तिया बोल रहा हूँ, आपकी 50 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। आप अगर 1 मिनट के लिए मान रहे हैं नंदीग्राम ममता बनर्जी हार रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरा राज्य हार रहे हैं बादल देवनाथ जी, ये मान के चल लीजिए, लिखवा लीजिए मुझसे। 5 सेकेंड, मैं 5 सेकेंड आपको टाइम मांग रहा हूँ। मान लीजिए 1 मिनट के नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गया, सुन लीजिए, 2024 के पहले 6 महीना वही ममता बनर्जी, जैसे मोदी ने किया, हजारे के ऊपर लोग बंगाल में घुस दिया, ममता बनर्जी पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर में 6 महीना तक वही जंतर मंतर, वही पार्लियामेंट के सामने सड़क के ऊपर ममता बनर्जी बैठ जाएगा और पूरा एंटी जो होगा ना मोदी जी के खिलाफ। अरे कहाँ आगे के सपने देख रहे हैं बादल देवनाथ जी? बादल देवनाथ जी कहाँ आगे के सपने देख रहे हैं? पहले नंदीग्राम तो जीत लीजिए, उसके बाद 2024 की बात करिएगा। सीधे माधवी अग्रवाल जी के पास चलता हूँ। माधवी अग्रवाल जी, क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़कर अपने बुनाए जाल में फंस गई है? देखिए दीपक जी, मैं लगातार बातें सुन रही थी और जिस तरीके से बादल देव जी बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे थे कि हिंदी में बोल रहे थे, प्रोग्राम चल रहा है, ये किया जा रहा है, जबकि वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मीडिया देख रही है कि क्या हालात हैं वहां पर। और ये कोई नए हालात नहीं है। मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की तो राजनीति रही है इस तरीके की कि बूथ कैप्चरिंग से लेकर वहां पर जिस तो पूरे देश ने देखी है। लास्ट जो इलेक्शन हुए थे कॉर्पोरेशन के, उसमें किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग हुई थी, वो तो शर्मनाक था। और जो आप देख लीजिए अभी जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, पंचायत चुनाव में क्या हालात थे कि भाई मुझे बोलने दीजिए। बादल देव जी, जब आप बोल रहे थे मैं आपके लिए बीच में नहीं बोली थी, आप मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। देखिए पंचायत इलेक्शन के समय में क्या हुआ था, जिन लोगों ने पंचायत इलेक्शन जीता था, जिन्होंने लड़ा था, घर छोड़कर 6-6 महीने बाहर रहना पड़ा था, उनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं था। आप बताइए कि ये हालात है पश्चिम बंगाल के, और उसके बाद भी इनका शब्द है जिस तरीके से वो बोलते हैं। अरे ममता बनर्जी हार रही हैं, आपने तो आज ही स्वीकार कर लिया। मुझे तो लग रहा है कि आप ही जिस तरीके की कहानियां बता रहे हैं, और वो भी मीडिया कर्मियों के सामने पूरे नेशनल। ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। ममता बनर्जी कुछ नंदीग्राम में इस वक्त बोल रही है, सीधे चलते हैं वहां पर। CISF, BSF, CRPF, all. Only I request the Home Minister. It is not that they are doing. The Home Minister himself is instructing the CRPF, BSF and other Jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have brought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do. तो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, नंदीग्राम में बड़ा आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआईएसएफ जो वहां पर पहुंची हुई है इस वक्त चुनाव आयोग की मदद करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। ये आरोप ममता बनर्जी लगा रही है। क्या है इसका मतलब? क्या ममता को हार सामने नजर आने लगी है?
क्या ममता थोड़ी सी घबराई हुई है नंदीग्राम को लेकर, या ममता का करिश्मा अभी भी बचा हुआ है बंगाल के अंदर? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। शिखा मुखर्जी जी से शुरुआत करेंगे इस बहस की ब्रेक के बाद।